जब कोई पिंड एक निश्चित अक्ष जब कोई पिंड एक निश्चित अक्ष के परितः घूमता है तो पिंड के इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। एक फिगर छोटा सा मान लीजिए आपकी बॉडी है, जिसमें ये आपका अक्ष है, डॉटेड लाइन का मतलब उसके नीचे का पार्ट है, और ये यहाँ से घूम रहा है। इस तरह की गति को क्या बोलते हैं? ये बता रहा है कि बॉडी है, बॉडी के अंदर एक एक्सिस है, मतलब उसमें एक्सिस है और वो ऐसे घूम रहा है। जैसे कि आपने पंखा का चलना, पंखा क्या करता है? घूर्णन गति करता है। देखो हमारे नेचर में गतियाँ मुख्यतः दो प्रकार की दिखाई देती हैं। एक तो होता है स्थानांतरित गति, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे कि आपके कार का चलना हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आप किसी गेंद को फेंक देते हो, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ट्रेन का चलना एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ बदल जाता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित गति, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे कि आप घर से यहाँ आए हो, कौन सी गति करके आए हो? स्थानांतरित गति, मतलब स्थान में बदलाव हुआ है, पहले कहीं और थे अब कहीं और हो। या साइकिल चलाते हो तो आप देखोगे पहले कहीं थे, फिर कहीं पहुंच जाओगे, फिर कहीं पहुंच जाओगे। तो इस तरह की गति क्या बोलेंगे? स्थानांतरित गति या ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा विशिष्ट का हमारा मुख्य प्रकार का है, वो है घूर्णन गति। घूर्णन गति वो गति होती है जिसमें पिंड अपना स्थान नहीं बदलता है, बल्कि वह एक ही स्थान पे घूमता है, किसी एक निश्चित अक्ष के परितः नाचता रहता है या घूमता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों का पंखा जब स्टार्ट किया जाता है तो वो अपना जगह नहीं बदलता कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ चला जाए, वो अपने ही जगह पे रहता है, बल्कि क्या करता है? घूमता है। तो उस गति को क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। जैसे आपने कंप्रेसर जब चलाया होगा देखोगे उसका फ्लाई व्हील स्थानांतरित करता है, घूर्णन गति। क्यों? क्योंकि जो फ्लाई व्हील होता है वो सिर्फ नाचता है, अपने अक्ष के परितः नाचता है, वो कहीं जाता आता नहीं है। तो जिसमें बॉडी एक जगह पे रुकी रहती है, बॉडी का एक निश्चित अक्ष के परितः रोटेशन होता है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। और जब स्थान बदलने लगते हैं तो उसको स्थानांतरित गति कहते हैं। कुछ ऐसे भी है जिसमें दोनों होता है। जैसे आप गेंदा को लुढ़का दो, गेंदे को देखो कि गेंदा एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा लुढ़कते हुए, और गेंदा रोटेट भी करेगा, घूर्णन गति भी करेगा। तो जब दोनों होने लगे तो उसको हम रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग, ROLLING, रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, लुढ़कने वाली गति को, मतलब उसमें दोनों गतियां होती हैं। अब सिंपली समझो कि अगर साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके चलाया जाए तो जो पीछे वाला पहिया नाचता है कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन साइकिल पे वैसे चलाया जाता रोलिंग कर रहा है, वो घूर्णन गति भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। जैसे आप एक चूड़ी को या छल्ले को ऐसे लुढ़का दो तो चूड़ी क्या करेगा? ऐसे नाचता नाचता लुढ़केगा, मतलब वो आगे जा रहा है इसलिए स्थानांतरित गति, और वो घूम रहा है इसलिए घूर्णन गति। तो कुछ गतियां ऐसी होती हैं जिसमें घूर्णन और स्थानांतरित दोनों होता है। लेकिन एक बक्से को खींच के ले जाओ, बक्सा, तो कौन सी गति करेगा? स्थानांतरित। उसमें रोटेशन नहीं है। बक्सा को खींच के ला रहे हो तो बक्सा सिर्फ आगे आएगा, कोई घूमेगा नहीं, मतलब बक्सा का आगे आना कौन सी गति होगी? स्थानांतरित गति। लेकिन अगर हम लोग किसी गेंदा को लुढ़का देंगे तब
गेंदा आगे भी जाएगा और रोलिंग मतलब नाचेगा भी, मतलब स्थानांतरित गति भी करेगा और घूर्णन गति भी करेगा, तो किसमें जाएगा? रोलिंग। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं घूर्णन गति, प्योरली रोटेशनल। इसमें क्या बताते हैं कि जब कोई भी बॉडी या कोई भी पिंड किसी एक निश्चित अक्ष के प्रति घूमता है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। इसके खूब भाई एग्जाम्पल देख नहीं पाओगे। जैसे दरवाजा खोलते हो आप, तो दरवाजा कौन सी गति करता है? घूर्णन गति। दरवाजा एक जगह से दूसरी जगह चला थोड़ा ना जाता है, वो अपने ही जगह पे नाच जाता है, मतलब वो किस गति में आएगा? घूर्णन गति। आप पंखा का चलना, या आपने देखा होगा कि जैसे हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष के प्रति क्या कर रही है? घूम रही है, मतलब नाच रही है, जिसकी वजह से दिनों रात हुआ करते हैं। तो हमारे घूर्णन गति को डिफाइन करने के लिए आपको ये जानना है कि जब कोई भी पिंड किसी एक निश्चित अक्ष के प्रति घूमती है तो उस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। और जब कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगती है तो उसको स्थानांतरित गति या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। यहाँ पे हमें रोटेशनल पढ़ना है। नीचे डालेंगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट जानोगे तो आपको घूर्णन गति की आसानी होगी पढ़ने के लिए। तो स्थानांतरित गति और घूर्णन गति में कुछ टर्म को डिफरेंट चीजें चलती है। जैसे कि इसमें जब स्थानांतरित गति में हमने देखा होगा यू चलता है, यू का नाम सुने हो? प्रारंभिक वेग। स्थानांतरित गति जब होती है तो इसमें प्रारंभिक वेग होता है, उसके जगह पे यहाँ क्या चलता है? ओमेगा नाम है। ये प्रारंभिक वेग है और वो प्रारंभिक कोणीय वेग है, ओमेगा को कोणीय वेग कहते हैं। यहाँ पे वी चलता है, कहीं सुनो? अंतिम वेग। स्थानांतरित गति में अंतिम वेग, ऐसे यहाँ ओमेगा चलता है, कोई कोणीय वेग है, अंतिम कोणीय वेग। ये खाली अंतिम वेग कहते हैं। इसे रेखीय छिपा रहता है, खाना तो चाहिए अंतिम रेखीय वेग। ये रेखीय है, वो कोणीय है, लेकिन यहाँ पे रेखीय ना हो तभी मान लिया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन ये प्रारंभिक वेग नहीं है, प्रारंभिक रेखीय वेग है, लेकिन वेग रेखीय नहीं लेते, लेकिन कोणीय कहना पड़ता है। इसका नाम क्या होगा? प्रारंभिक कोणीय वेग। तो जहां जहां पे वहां यू काम करेगा, वहां पे यहाँ ओमेगा नॉट करेगा, और जहां जहां वहां वी करेगा अंतिम कोणीय। यहाँ अंतिम कोणीय वेग ओमेगा से चलता है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा यस, विस्थापन। विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन होता है, लेकिन रेखीय नहीं कहते, समझना होता है। यहाँ पे उसका काम थीटा करता है। नाम क्या होता है? कोणीय विस्थापन। तो जहां जहां भी वहां यस का काम किया है, वहां पे यहाँ पे अपने इस चैप्टर में रोटेशनल में थीटा काम करेगा। यहाँ टी क्या यूज करता है? तो यहाँ भी टी क्या काम करेगा? समय का काम करेगा। यहाँ ए स्मॉल ए त्वरण, त्वरण नहीं होता है, रेखीय त्वरण होता है, लेकिन अब त्वरण खाली कह दो तो रेखीय लोग मान लेते हैं। और यहाँ पे अल्फा, लेकिन यहाँ नाम लेना पड़ेगा। यहाँ पे यम द्रव्यमान होता है, पिंड का द्रव्यमान जो होता है, वैसे यहाँ पे आई जब आगुण होता है। तो जहां जहां यम काम करेगा वहां वहां ये आई काम करेगा। जैसे यहाँ पे यफ बल होता है, ऐसे यहाँ टाउ बलापुर होता है। जहां वहां पे जो काम बल का काम क्या है? किसी पिंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब स्थानांतरित कराना। ऐसे टाउ का काम क्या है? किसी बाड़ी को घुमाना, मतलब घूर्णन गति कराना। स्थानांतरित गति कराने के लिए बल की जरूरत होती है, तो घूर्णन गति कराने के लिए बलापुर की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पी होता है संवेग, लेकिन संवेग नहीं, उसको रेखीय संवेग कहते हैं। संवेग कह देने में रेखीय छिपा है, लेकिन यहाँ जे चलता है। क्या चलता है? कोणीय संवेग। इस तरह हमें बहुत सी टर्म मिलते जाएंगे जो कि हमें जानना होता है। जैसे कि यहाँ पे के लीनियर चलता है, LINER, गतिज ऊर्जा। तो खाली गतिज ऊर्जा है, रेखीय गतिज ऊर्जा है, हाफ m²। ऐसे यहाँ के रोटेशनल चलता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। यहाँ रेखीय गतिज ऊर्जा होती है, तो रेखीय गतिज ऊर्जा को लोग गतिज ऊर्जा ही कह देते हैं, जो m², हाफ m² होता है। ऐसे यहाँ पे ये क्या है? कोणीय गतिज ऊर्जा।
ऊर्जा। समझ में आया? तो ये चीजें आपको माइंडली याद रखना है। दूसरा नोट पॉइंट, क्या बदलता है इसमें, क्या नहीं बदलता है। अगर घूर्णन गति में हम चले तो क्या चेंज होगा और क्या नहीं चेंज होगा। आप ध्यान से देखो, मान लीजिए एक बॉडी रोटेट कर रही है, ये समझ लो एक बॉडी है जो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे नाच रहा है। अच्छा मान लो यहाँ द्रव्यमान है m1, यहाँ द्रव्यमान है m2, यहाँ द्रव्यमान है m3। एक निकाय है, सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे कण हैं m1 m2 m3, जिसके द्रव्यमान के अंदर जैसे आपने पढ़ा है, और ये घूम रहा है किससे, ओमेगा से। अब ध्यान से बताओ, द्रव्यमान कणों का अलग अलग होता है कि नहीं, m1 m2 m3 इस तरह के कणों के द्रव्यमान लिए जाएंगे कि नहीं, द्रव्यमान क्या ले जाएगा, m1 m2। अच्छा ये बताओ, इनकी अक्ष से दूरी अलग अलग आएगी कि नहीं, अक्ष से दूरी, क्योंकि जो नजदीक कण होगा वो कब आएगा, जो दूर होगा वो, तो इसमें दूरी क्या लोगे, r1 r2 अलग अलग लोगे कि नहीं, दूरी तो लेना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जब ये नाचेगा, जैसे मान लीजिए आपका मार्कर है और तुम इसको नचा रहे हो। अच्छा ये हमारा ये अक्ष ऐसे यहाँ अक्ष से नाचेगा, अब इस अक्ष से अगर नचाए तो मान लीजिए यहाँ का द्रव्यमान m1 है, यहाँ का द्रव्यमान m2 है, तो द्रव्यमान में तो m1 m2 लगाना पड़ेगा। यहाँ की दूरी r1 होगी, यहाँ की दूरी वो भी अलग अलग आया। लेकिन जितने देर में ये नाचेगा उतने देर में ये भी पूरा कर देगा कि नहीं। देखो यहाँ और यहाँ वाले दोनों को देखो, पूरा अपना एक चक्कर एक समय टाइम में पूरा कर रहे हैं। जब ये पूरा कर पा रहा तो वही वो भी पूरा कर पा रहा है। मतलब जैसे सुई चल रही है ना, सुई पे 2 पॉइंट रख दो, कितने पॉइंट, अब वो बीचों बीच वाला तो अच्छा हो गया। अगर एक पॉइंट थोड़ा नजदीक रखो, एक पॉइंट थोड़ा सा किनारे रखो, तो दोनों की दूरी अलग अलग होगी कि नहीं, तो दूरी तो अलग अलग होगा। लेकिन जब दोनों चक्कर लगा रहे होंगे तो एक चक्कर लगाने में निश्चित समय बराबर लेंगे कि अलग अलग, बराबर। तो मतलब इनका जब थीटा आता है, कोणीय विस्थापन, तो बराबर होता है। मतलब थीटा में 1/2 नहीं लगता, सभी कणों के लिए निकाय में क्या रहता है, थीटा बराबर रहता है। अगला ओमेगा भी क्या रहता है, बराबर रहता है। अल्फा भी क्या रहता है, बराबर रहता है। मतलब ये तीन में कभी भी 1 2 3 नहीं लगा सकते आप। किसमें किसमें, ओमेगा, थीटा और अल्फा में। क्यों, क्योंकि ये कोणीय वाले जो होते हैं वो पूरे निकाय के किसी भी गुणनगत करते हुए पिंड का बराबर चलता है, इसमें किसी का फर्क नहीं आता। बाकी आपको वेग लगाना है, v1 v2 v3 लगाना पड़ेगा। त्वरण लगाना है, a1 a2 a3 लगाना पड़ेगा। टाउ लगाना है, टाउ1 टाउ2 टाउ3। आई लगाना i1 i2 i3। मतलब सब में जितने कण होंगे सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन क्या चीजें अलग नहीं होंगी, उनका कोणीय वेग, उनका कोणीय त्वरण और उनका कोणीय विस्थापन। ये तीनों में 1 2 3 नहीं लगता है। तो ये दो नोट पॉइंट के बाद ही आप आगे पढ़ पाओगे। तो दोनों नोट पॉइंट क्या होता है, पहला नोट पॉइंट ये बता रहा है कि रेखीय में जो काम करता है उसके स्थान पे कोणीय में कौन सा टर्म है जो उसी का काम करेगा। और दूसरा ये बता रहा है कि अब किसमें 1 2 3 लगाएंगे और किसमें नहीं लगाएंगे। मतलब कौन सी ऐसी राशि है जो सभी कणों के लिए निश्चित होती है, अलग नहीं होती है, और कौन सी है जो अलग होती है। तो उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो कि उनके लिए 1 2 3 आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। और कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण और कोणीय वेग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, थीटा ओमेगा अल्फा। गुणनगत के नियम, आगे बढ़ेंगे। रेखीय वाला आपको याद है क्या, रेखीय गति के कुछ 3 नियम थे ना, v बराबर u प्लस at, s बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू 2as। ऐसा किसी में था, रेखीय गति, कौन सी गति, रेखीय गति जब हम पढ़ रहे थे त्वरण के साथ तभी आता था। तो घूर्णनगत में क्या होना चाहिए, v का काम कौन करेगा, ओमेगा, u का काम ओमेगा नॉट, a का काम
अल्फा टी, मतलब पहला होगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दूसरा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब उसको अगर रिप्लेस कर दें तो तुरंत हमें गुणक गति के नियम मिल जाते हैं, जिससे कि गुणक गति के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो आप जान रहे हो कि क्या है ओमेगा, क्या है ओमेगा नॉट, क्या है अल्फा, क्या है थीटा, क्या है टी। अगला बल आघूर्ण, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। किसी भी पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण उस पे कार्यरत बल और अक्ष से बल रेखा की लंबवत दूरी, अक्ष रेखा से अक्ष से या कह सकते हो अक्ष से बल रेखा, अक्ष से बल रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है और ये बॉडी में यहाँ पे अक्ष है, अक्ष मतलब वो इसी से नाचेगा, यहीं के प्रत्यय गुणनगत करेगा। अब इस अक्ष के प्रत्यय अगर आपको नचाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पे बल लगाना होगा। और जब इधर कोई बल लगाओगे आप, जैसे सपोज लो ये आपका मार्कर है और हम यहाँ पे अक्ष बना दिए, तो ये अपने आप नाचेगा। यहाँ पे आपको बल लगाना पड़ेगा ना, तभी ये नाचेगा। चाहे यहाँ बल लगाओ, कहीं तो बल लगाओगे तभी नाचेगा। अब वो जो बल लगा रहे हो और जो इस अक्ष से क्या दूरी है, लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, लंबवत। ये आपकी लंबवत दूरी है, जो यहाँ की दूरी होगी r। ये दोनों का गुणनफल, ये तो अक्ष के पड़ते नाचेगा, लेकिन अक्ष के दूरी, जैसे कि आप देखोगे दरवाजे के हम लोग जहाँ पकड़ते हैं वो जहाँ से घूमता है अक्ष से दूरी होती है कि नहीं, तो आप कितना बल लगा रहे हो, कितना अक्ष से दूरी है, उसके गुणनफल को हम टाउ कहते हैं। उसे किसे दिखाते हैं, टाउ। टाउ को तो होता क्या है, r क्रॉस या इन द वेक्टर फॉर्म। अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले तो टाउ सदिश राशि है, अदिश राशि। वेक्टर जब भी क्रॉस प्रोडक्ट से कोई आए तो सदिश राशि होती है और उसमें वेक्टर लगा है, या इसको हम लिख भी सकते हैं टाउ इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। जब क्रॉस प्रोडक्ट ब्रेक होता है तो साइन थीटा आता है ना, मात्रा क्या बनेगा, थीटा होगा। बल गुणे दूरी है न्यूटन मीटर, दिमाग क्या बनेगा, L2 T पे माइनस बल का और सब निकालना आप जानते हो। The product of force and perpendicular distance from axis to force line is called torque of the body when rotated about a fixed axis. It is Newton by omega, unit Newton meter and dimension m into t minus 2. It is find out by f r sin theta. जड़त्व आवेग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी घूर्णनगत करते हुए कण का जड़त्व आघूर्ण, किसी भी घूर्णनगत करते हुए कण का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान तथा अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान तथा अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो ये आपका अक्ष है और इस अक्ष के प्रति एक कण इस पे घूम रहा है जिसका द्रव्यमान कितना है m, और ये कितनी दूरी है r, और वो इस तरह चक्कर लगा रहा है जबकि अक्ष के प्रति है। ये आपका अक्ष है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I = m और दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। I से दिखाते हैं कैपिटल I से मात्रा स्क्वायर विमान यहाँ दो पॉइंट लिख देंगे। अगर कोई सिस्टम है तब बताओ, ध्यान से देखना। सिस्टम मतलब समझ पा रहे हो ना, जो नाच रहा है लेकिन उसमें कितने द्रव्यमान है, m1 m2 m3 m4 m5, ऐसे कितने होंगे अनंत, क्योंकि आपके एक ही पिंड में कई कण होते हैं। तो कई कणों वाला जब मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे I बराबर I1 प्लस सबका जोड़ना पड़ेगा ना, और इसमें 1 2 3 लगेगा, मतलब हम I बराबर लिख सकते हैं m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जब किसी निकाय सिस्टम में आ जाते हैं जिसमें कई कण होते हैं तो सभी के जड़त्व आघूर्ण को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और अगर एक ही कण है तब तो ये हमारा स्क्वायर होगा ही होगा। I = m/2। द्रव्यमान और अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को ये कहते हैं मात्रक के स्क्वायर m/2। जड़ के लिए में दो तरह होता है। पहला समांतर अक्षों का नियम, पैरेलल एक्सिस बोलते हैं। लंब अक्षों का नियम, परपेंडिकुलर एक्सिस। जड़त्व आघूर्ण के दो नियम हमारे पास है। तो इंग्लिश वर्ड जरूर लिखते रहना, और कुछ ना जानो तो कम से कम उसका इंग्लिश वर्ड में जानो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। बाकी धीरे धीरे आगे निकल बात तैयारी वारी करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो BA करना ही अच्छा है।